हेलो जय हिंद। चलिए इस सीरीज के हम लोग अगले सेशन में आ गए हैं दोस्तों। पिछला जो हम लोग का क्वेश्चन गया वो आप लोग को शायद बहुत अच्छा लगा और अच्छा कमेंट भी आया। सच बताते हैं, मतलब ऐसा कमेंट आता है तो खुशी मिलती है कि हाँ भाई हम जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। और आई थिंक अच्छी चीज़ों को लोग सराहता है जो आप करते हैं, तो अच्छा लगता है हमको जब अच्छा चीज़ों को कोई अच्छा करता है। तो ये फील होता है कि नहीं भाई अच्छा को जानने वाला भी कोई है। और अगर एक ही घंटा में मात्र 20 क्वेश्चन करें या एक ही घंटा में हम 50 प्लस क्वेश्चन करें, वो भी रेफरेंस के साथ इतने मजेदार से, क्यों ना आप अच्छा कहें। आपका वाजिब भी बनता है और कहना भी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से हमें उम्मीद है कि आप अच्छा अभी भी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि अच्छा लगेगा हमको नेक्स्ट अभी आगे आप लोग के लिए काम करने में। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चलिए आज के सीरीज में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को डे 4 के। इस तरह से हम लोग जो डे 1 डे 2 करके करते जा रहे हैं, तो अभी अगला क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, फालतू कुछ नहीं करना भाई, क्योंकि हम लोग पढ़ना है तो फिर क्यों फालतू इधर उधर करना है। तो क्योंकि अब बीच में आप मान लो एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, या टीआरई 3 का एग्जाम अभी आने वाला है और अभी स्टेट का एग्जाम आने वाला है। आप लोग स्टेट दीजिएगा, फिर टीआरई 3 का म्यूजिक में इतना अच्छा दीजिएगा और बीच में फालतू बहस करते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, मजा नहीं आता है। तो इसीलिए जो कंसस स्टूडेंट है, जो करने वाले स्टूडेंट है, आई थिंक आप लोग मजे से हमारे सेशन में जरूर आप मजे से पूरा क्वेश्चन कीजिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से बहुत सुकून मिलता है कि आप लोग कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज पहला क्वेश्चन, और पूरा क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा तभी जाके पूरा मजा आ पाएगा। इसलिए पूरा जुनून के साथ, मजे के साथ पूरा क्वेश्चन लोग करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि राग यमन का वादी संवादी क्या है। राग यमन का वादी संवादी क्या है दोस्तों। राग यमन का वादी और संवादी, फालतू ना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों। राग वादी का यमन का हो गया वादी ग, संवादी हो गया नी। वादी हो गया ग, संवादी हो गया नी। याद रखिएगा। इसका थोड़ा सा हम लोग रेफरेंस देख लेते हैं। बस इसका मेन रेफरेंस में क्या है, पद्धति हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में यमन राग की संज्ञा प्रचलित हुई। राग यमन की राग सूचक स्वर जोड़ी वादी, मतलब किसी भी राग को सूचक स्वर वादी और संवादी कहा जाता है। इससे देखिए, इस क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा एक क्वेश्चन में कितना आएगा, इससे पता चल जाना। तो सूचक, किसी भी राग की सूचक स्वर किसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वादी और संवादी। तो वादी हो गया ग, संवादी हो गया नी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राग भूपाली में वर्जित स्वर, मतलब राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है, जो नहीं लगता है दोस्तों। राग भूपाली में वर्जित स्वर हो गया म और नी, क्योंकि यह राग औरव जाति का है। जाति तो समझ करते होंगे। जाति कितने तरह के, 3 तरह के। एगो हो गया औरव, दूसरा हो गया शारव, दूसरा हो गया सावर, तीसरा हो गया संपूर्ण। 3 तरह की जाति हो गया। अच्छा, औरव जाति में भैया हो, औरव जाति में 5 गो स्वर, शारव जाति में 6 गो स्वर, संपूर्ण जाति में 7 गो स्वर। अब ये कहिएगा स्वर क्या, इस तीनों को मिला करके बाबू हो बन जाता है 9 गो। कैसे, जैसे आरोह में, अगर एगो पेज ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे आरोह में अगर 5 गो स्वर लगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि आरोह में 5 गो लग रहा है। आरोह में 5 गो लग रहा है, अर्थात आरोह में हो गया औरव, अवरोह में अगर 6 गो लग गया है तो उसको हम अवरोह में क्या कहेंगे, शारव। अर्थात उसका जो हम जाति राग कहेंगे, उसको जो हम कहेंगे कौन सी जाति की राग है, तो क्या हो जाएगा, शारव। तो क्या हो गया, तो उसका कौन सा जाति हो गया, औरव शारव, क्योंकि आरोह में 5 गो स्वर, अवरोह में 6 गो स्वर। मतलब कि आरोह में जितने स्वर रहेगा, इसी तीनों को मिला करके औरव शारव संपूर्ण 9 गो बन जाएगा। अब देखिए, औरव शारव तो हो सकता है, औरव संपूर्ण भी तो हो सकता है, औरव भी तो हो सकता है। इस तरह से कुल मिलाकर के 9 गो हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बोलता है कि राग भिलावल में स्वर लगते हैं, मतलब राग भिलावल में कौन से स्वर लगते हैं, ये बोलते हैं। राग भिलावल में कौन से स्वर लगते हैं, कोमल रे ध से शुद्ध स्वर
और कोमल ग नी से शुद्ध स्वर सारे शुद्ध। बिलावल थाट जो है ना, बिलावल थाट जन राग है, तो इसमें तो सोचने विचारने कोई बात है ये नहीं। जब थाट जन राग है और बिलावल में हम लोग जानते हैं कि पहले जो है काफी थाट को शुद्ध थाट माना जाता है, पर वर्तमान में काफी बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना जाता है। अर्थात सारे स्वर सा रे ग म प ध और नी ये सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। वो कौन सा थाट हो गया? बिलावल थाट हो गया। कुल थाट कितना हो गया मेरे बाबू? कुल थाट कितना हो गया? 10 गो। कुल थाट कितना हो गया? 10 गो, जिसमें बिलावल थाट को शुद्ध थाट कहा जाता है। रेफरेंस में देख लेते हैं। बिलावल थाट है उत्पन्न होने वाले बिलावल के 10 वेद। क्या बोलते भाई? बिलावल का एक वेद है। इस राग में सब स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह में मध्यम वर्जित लगता है, आरोह में मध्यम वर्जित लगता है, और जाति शारव संपूर्ण है। गायन समय दिन का पहला प्रहर है। देखिए राग बिलावल और राग अलहिया बिलावल, इसमें भी फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बाद में डिस्कस करें इसका। राग आसावरी में कोमल स्वर, मतलब बोलता है कि राग आसावरी, आसावरी राग भी थाट जन राग है, इसको जन राग हम लोग मानते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ग ध नी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ग ध और नी। अगला क्वेश्चन, अच्छा रेफरेंस देख लेते हैं। संगीत के संस्कृत ग्रंथों में इसे नट भैरवी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आसावरी को कर्नाटकी संगीत में आसावरी को नट भैरवी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आसावरी को नट भैरवी के नाम से जाता है, वो भी कर्नाटकी संगीत में, ठीक है। संबोधित करते हैं। प्रचार में इसके 2 रूप हैं। कोमल ऋषभ की आसावरी, शुद्ध ऋषभ की आसावरी। इसके आरोह इस प्रकार है। आरोह में सा रे म प ध सा और सा नी ध प म ग रे सा। तो इस तरह से उस नट भैरवी की बात करें, ठीक है। बोलता है कि राग आसावरी का समय समप्रकृति राग कौन है? बोलता है कि राग आसावरी का संप्रकृतिक राग कौन है? अच्छा, यहाँ दिमाग लगाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का दिमाग लगाइए। भूपाली कौन सा? कल्याण थाट से। जौनपुरी थाट भैरवी वादी मसा रखिए रे वर्ज ने जौनपुरी पहचान शारब सरा भूल गए हम। अब भैरव तो भैया जिसमें रे कोमल ध कोमल हो वो थाट भैरव, ई तो नहीं होगा। राग देश जो हो गया वो खमा काफी से, राग देश काफी से हो गया। तो अब जौनपुरी और भूपाली में, तो जौनपुरी और भूपाली में ये दोनों में से होगा। तो हमको लगता है आसावरी जो है जौनपुरी होगा, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही हम लोग का, आसावरी जौनपुरी से हो गया। आसावरी का जो संप्रकृति राग जौनपुरी हो गया। बोलता है कि आसावरी और जौनपुरी दोनों ही राग आसावरी थाट से जन है। दोनों ही में गंधार धैवत और निषाद कोमल, गंधार ग कोमल, बोलता है ग कोमल ध कोमल और नी कोमल। तो आसावरी थाट में ग कोमल ध कोमल और नी कोमल लगता है, ठीक है। धैवत निषाद कोमल दोनों ही का गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर है। दिन का द्वितीय प्रहर, दोनों प्रहर क्या हो गया? 8 गो प्रहर। कुल प्रहर कितना हो गया? 8 गो प्रहर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुड़िया राग किस थाट का है? पुड़िया राग किस थाट का है? बोलता है पुड़िया राग किस थाट का है? तो पुड़िया राग हम लोग देखते हैं, पुड़िया राग मारवा थाट से, क्या मारवा थाट से होगा लगभग। मारवा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम भी क्वेश्चन किए हैं, मारवा थाट से हो गया, ठीक है। इनमें से अच्छा, इनमें कोमल रे म तीव्र, बस 2 ही लगता है। इनमें वादी स्वर गंधार, संवादी स्वर निषाद लगता है। तो पुड़िया में कौन सा? वादी स्वर गंधार और संवादी निषाद लगता है। मतलब वादी ग हो गया और संवादी स्वर नी हो गया, संवादी स्वर नी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बोलता है कि राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? भैया राग मारवा ही एक ऐसा थाट है जिसके जन राग में भी शारव संपूर्ण का जाति लगता है, क्योंकि इसमें प वर्जित होता है, प वर्जित। इसी में इसी थाट से एक राग सोहनी इसी थाट से है। इसी में एक बहुत अच्छा बंदिश था, इसमें हम एक रचना भी किए थे जो दिल्ली में सिलेक्ट हुआ था, जो इस तरह से था। मैं तुझे बैरन क्यों ना भाऊं,
ये पृथ्वी दिवस नहीं, वृक्ष दिवस पे था। ऐसे ही 5 जून को शायद था, तो दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर हम गाए थे अंबेडकर हॉल में। बहुत ही अच्छा लगा था उनको, खुद से ही धुनी बनाए थे, रचना भी किया था, अच्छा लगा था थोड़ा सा सबको सुनने में। मैं तुझे बैरन क्यों ना भाऊं, उसके बाद पेड़ होता है, जन्म जो लूं तो बस थोड़ा पानी, हुई तो आई जवानी। फिर बोलता है मैं ना रहूं तो तू ना रहेगा, मैं ना रहूं तो तू ना रहेगा। भूल रहे यार, अपना ही रचना भूल रहे। मैं तुझे बैरण क्यों ना भाऊं, तो इस तरह से था। मारवा थाट सही था, राग सोहनी में था यह रचना, बिल्कुल 3 ताल पे था। और जो मेरे गुरुजी थे वो शौक हो गए थे कि भाई कैसे कर लिया तू ये, पर था अल्लाह के 2020 में, मतलब सीख ही रहे थे उस समय, तो वो चीज़ करेंगे हम लोग, देखते हैं। राग मारवा ठीक है, परिपूर्ण है, मधुर्य मतलब पूरा मधुर है, ठीक है। इस राग में ऋषभ और धैवत प्रमुख स्वर है। राग मारवा में वर्जित स्वर प है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लें, बोलता है कि राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी क्या है। राग शुद्ध कल्याण का, कल्याण और शुद्ध कल्याण, वादी संवादी। तो कल्याण है तो भैया हमको लगता है गण ही होना चाहिए, और ग और ध है। राग क्योंकि म वर्जित है, म इसमें वर्जित है, इसलिए शुद्ध कल्याण में तो वादी ग हो गया, संवादी ध हो गया। शुद्ध कल्याण का याद रख, दिमाग मेरे साथ थोड़ा सा इधर ध्यान देके, वादी ग संवादी ध, शुद्ध कल्याण का। वही कल्याण यमन जिसको बोलते हैं, यमन कल्याण, उसका वादी ग संवादी नी हो गया। ध्यान रखिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। शुद्ध कल्याण में ग वादी संवादी ध हो गया। शुद्ध कल्याण रात्रिकालीन राग है, ठीक है। राग दरबारी कानरा के आरोह में वर्जित स्वर क्या है। दरबारी कानरा में आरोह में कौन सा स्वर ऐसा है जो वर्जित है। दरबारी में, दरबारी कानरा प्रकार का आश्रय राग है। राग दरबारी कानरा को आरोह में वर्जित स्वर धैवत है, आरोह में वर्जित स्वर, इसीलिए मबध म सा मबध ध नि सा ध नि प आ। दरबारी का है तो आ मतलब अवरोह में लगता है और गंभीर थोड़ा सा लगता है इसमें धैवत दरबारी में, ठीक है। यद्यपि आरोह में धैवत वर्जित है, परंतु तार सरज से उतरते समय जब धैवत का आह्वान किया जाता है तो उस समय धैवत का उच्चारण निषाद का कर्ण लगाया जाता है। यथा सा नि ध, मतलब सा नि ध प, तो इस तरह से पढ़ोगे, ठीक है। बोलता है कि इनमें कौन सा कथन सही है, मतलब बोलता है इनमें से कौन सा कथन सही है। झप ताल में 12 मात्राएं होता है, झप ताल में 3 ताली होती है, झप ताल में 6 विभाग होता है, झप ताल में 2 को खाली होता है। झप माने समझते हैं आप लोग, झप एगो होता है झुमरा ताल, एगो होता है झप ताल। तो हम झुमरा ताल को कैसे याद करें पता है, इसमें बोलेंगे झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम, तो झूम बराबर जो में गाना सेट कर गया ना बाबू, तो उसमें रखेंगे हम लोग, उसमें हम लोग करेंगे 14 मात्रा का। झपकी मार बैठे हुए हैं झपकी मार रहे हैं, तो झपकी मार रहे हैं तो इसमें होगा 10 मात्रा का ताल होगा, 10 मात्रा का ही ताल है। झप ताल में 3 तालियां होता है, 10 मात्रा का ताल है, तो झप ताल में 3 ताल है, ये लगता है 2 सही होना चाहिए, आई थिंक सही होना। देखते क्या हम लोग का, अरे भाई सही है, कसम से हमको पता नहीं था, बस ये अनुमान लगा के दिए, ठीक है। चलिए, झप ताल में 10 मात्राएं ताल होते हैं, इसके 10 मात्रा के बोल होते हैं। यह ताल गीत, ख्याल, गायकी आदि के साथ बजाई जाती है। झप ताल में 3 तालियां होती है। चलिए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, निम्न बोलों में झुमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। झुमरा ताल के समूह को पहचानिए। 14 मात्रा का ताल है झुमरा ताल, ये देखिए ये धीन तिरकिट धिन्ना तुन्ना गत्ता तिरकिट धिन्ना धिन धिन्ना ना धिन धिन्ना धीन तिरकिट धीन धा तिरकिट
धीन धीन धागे तिरकिट, तीन ता त्रिकिट, धीन धीन धागे तिरकिट। तो हम लोग का बोल हो जाएगा झुमरा ताल का शायद एक ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है हम लोग का, बिल्कुल सही। धीन धा तिरकिट, धीन धीन धागे तिरकिट, तीन ता तिरकिट, धीन धीन धागे तिरकिट। चलेगा, देख लेते हैं। झुमरा ताल हिंदुस्तानी संगीत का एक ताल है। झुमरा ताल में 14 बीट है। झुमरा ताल में प्रयोग अक्सर विलंबित या अति विलंबित धीमा ख्याल में किया जाता है। झुमरा ताल में बोल समूह को धीन धा त्रिकिट, दिन दिन धागे तक। अच्छा कहिएगा आप भाई इतना खुश क्यों है आज? इसलिए खुश है क्योंकि आज मतलब हम ऐसे वीडियो डाल दिए, और जब वीडियो डालने के बाद शाम में आज रेफरेंस देखे ना, तो उसमें कमेंट था, अच्छा व्यूज़ भी आया होता, मतलब आप लोगों को पसंद आने लगा यार, हमको अच्छा लगने लगा। इसीलिए कमेंट जब करते ना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट किया कीजिए, अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा फील आ रहा है, तो एनर्जेटिक पूरा लगा, खुशी महसूस हो रही है। तो कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कितना अच्छा लगा बताइए जरूर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि चौगुन की लयकारी में एक ताल में कितनी मात्राएं का प्रयोग किया जाता है? चौगुन की लयकारी में एक ताल में कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? चौगुन की लयकारी में, चौगुन की लयकारी में एक ताल में कितनी मात्राओं का प्रयोग किया? चौगुन की लयकारी में 4 प्रयोग करता है। चौगुन की लयकारी में 4 प्रयोग करता है। इसमें कौन सी बात? 4 पे ठीक है, क्वेश्चन ठीक है एकदम। बोलता है किस गायकी के साथ खमाज बखावज का प्रयोग संगत होती है? पखावज का ध्रुपद, बिल्कुल पखावज का ध्रुपदिया। ये बार बार ध्रुपद के नाम से सुन करके ही अपना दरभंगा घराना याद आता है बिहार का, जो हम मान लीजिए सहरसा डिस्ट्रिक्ट से है, तो यहाँ से बगल में है दरभंगा। और अभी वर्तमान में प्रेम कुमार मल्लिक, जो भी 12वीं पीढ़ी के दरभंगा घराना को प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आप एक बार सुन के देखिए यूट्यूब पर, प्रेम कुमार मल्लिक को बहुत अच्छा ध्रुपद गाते हैं। और वो एक इंटरव्यू दिए तो वो समझाए बहुत अच्छा से है कि डागुर बानी क्या होता है, नौरहारी बानी क्या होता है। तो बानी 4 प्रकार का होता है, तो समझाए अच्छा से, तो आपको समझ में भी आएगा थोड़ा थोड़ा अंतर क्या होता है। तो यूट्यूब पे देखा कीजिएगा। ठीक है, बोलता है कि जैसे ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का है, बिल्कुल सही, जिसे गाते समय कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। अभी तो वर्तमान में तबला का भी प्रयोग कर लिया जाता है, पर अधिकतर जो है ना ये पखावज का ही प्रयोग होता है। ठीक है, बोलता है आभोग गीत का कौन सा विभाग है? तो आभोग भैया हो चौथा विभाग है, चौथा प्रकार, चौथा अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग ध्रुपद का ही भाग है, चौथा भाग है। ठीक है, गीत का अंतिम भाग है आभोग। आभोग गीत में पूर्णतया लगता है, आभोग गीत का चौथा भाग है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, घनिष्ठता से जोड़ता है, ये सभी। आई थिंक ये सभी होना चाहिए। संपूर्ण विकास करता, हाँ एक जैसे दुख में हो तो सब हर जगह संगीत का एक यूज है। दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा, अमृत हो या सूखा जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा। मतलब कि हर एक जगह पे संगीत आपका साथ आ सकता है। आई थिंक सभी होना चाहिए, तो सही भी है। लोक संगीत के आदिकाल से ही जनजीवन का अभिन्न अंग है। लोक संगीत प्रकृति के अनूठी देन है, फलस्वरूप यह प्रकृति के मतलब संबंधता जोड़ता है। प्राकृतिक सौंदर्य ने आदिकालीन मानव के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की, फलस्वरूप उसे रंजकता की अनुभूति हुई, ज्ञानेंद्रिया जागृत हुई और सौंदर्य बोध कल्पना, मतलब कि एक सुंदरता की भी कल्पना की गई कि इतनी सुंदर हो सकते, मतलब चांद सा मुखरा, जे तेरा चेहरा खिला खिला। चलो कितना चलते चलेंगे हम लोग। ठीक है, ध्रुपद गान में कितनी बानी प्रचलन? अभी तो बोलिए थे 4 बानी प्रचलन है। कितना? 4 बानी प्रचलन है। देख ले, ध्रुपद की एक गंभीर प्रकृति राग है जिसमें गाते समय कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। ध्रुपद की 4 बानी है। बोलता है खंडार बानी, डागुर बानी, नौरहारी बानी, गोबरहारी बानी। तो 4 बानी तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे इसको। खंडर से हो गया खंडारी, मतलब कहीं जा रहे थे खंडर हो गया तो खंडारी हो गया। डागुर मतलब डाकू से डागुर कर लेते हैं। खंडर जा रहे थे, खंडर में जा रहा था डाकू। नौरहारी नहर जा रहा था डाकू, खंडार में गिर गया। फिर गोबरहारी वहां गोबर में मग गया। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं हम लोग कहानी बना के। तो सिंपल सा कुछ नहीं, माइंड को याद देखिए मेरी तरफ। खंडरहारी, खंडर से खंडरहारी,
उसके बाद डागुरहारी, खंडरहारी, डागुरहारी, नौरहारी और गोबरहारी। खंडरहारी, डागुरहारी, नौरहारी, गोबरहारी। तो इस तरह से आप दिमाग को कंसस होकर के सुनिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है। इस बानी में जन्मदाता अकबर के दरबारी समलेखक सिंह नौबत खां, सम्मोखन सिंह नौबत खां थे। खंडार बानी का डागुर बानी की शुरुआत स्वामी हरिदास की द्वारा मानी जाती है। ठीक है। नौरहारी, इस बानी का प्रवर्तक सुजान दास माने जाते हैं। गोबरहारी, इस बानी के प्रवर्तक तानसेन को मानते हैं। गोबरहारी के प्रवर्तक तानसेन को मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इनमें कौन सा सही नहीं है? किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ये सही है भाई। और उधर रागों में आरोह और अवरोह क्रम से रहते हैं। रागों में आरोह और अवरोह क्रम से रहते हैं। हाँ बिल्कुल रहते हैं। बोलता है कि सभी रागों में सरज आवश्यक सरज को आधार स्वर माना जाता है। तो इसीलिए यह बिल्कुल गलत है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। सभी रागों में सरज आवश्यक नहीं है, असत्य है। शेष अन्य सभी अच्छा, इसका सत्य भी क्या, ये भी देख लेते हैं ना। तीव्र मध्यम कभी भी वादी संवादी के रूप में नहीं हो सकते। बिल्कुल जो भी विकृत स्वर होते हैं वो वादी संवादी के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है। तो बोले तीव्र मध्यम कभी वादी संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन बोलता है कि राग खमाज का वादी संवादी क्या है? अच्छा, राग खमाज और राग यमन ये दोनों एक ही रंग है, तो ध्यान रखिए वादी ग संवादी नहीं, इसका हो जाएगा। राग खमाज अपने थाट का आश्रय राग है। इसका वादी स्वर गंधार एवं संवादी स्वर निषाद हो जाएगा। इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर हो जाएगा। इसके आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है राग खमाज के गाने का समय है रात्रि के द्वितीय प्रहर, प्रातः काल, संध्या काल हो जाएगा। सॉरी रात्रि का द्वितीय प्रहर, क्योंकि इसका राग यमन का और राग खमाज का ये दोनों का मतलब जो अदर एक्टिविटी है सब एक रंग मिलता है। ठीक है। तो राग खमाज अपने थाट के आश्रय राग, इसका वादी संवादी गंधार एवं संवादी स्वर निषाद हो गया। इसका समय रात्रि के द्वितीय प्रहर, इसके आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद लगता है। रूपक ताल का छंद है। रूपक ताल 7 मात्रा का ताल है। देखो जो तीव्र गति से रूप बदलता है उसको हम लोग कहते हैं सतरंगी रे। कौन? तीव्र गति से रूप बदलता है, अर्थात तीव्रा ताल और रूपक ताल 7 मात्रा का था। बोलता 3 दू का इसका आती है। 3 दिन धागे तिरकित तुन क्या है इसका? धी धीना तीना तीना पर जो भी है मतलब यही है इसका है भी तो तीना धीना देना। हाँ तीना धीना देना, बोल भूल जाते कभी कभी। रूपक ताल में छंद 3 दू का अर्थात इसके बोलों की मात्राओं में उक्त छंद दिखाई देती है। तीना धीना। रूपक ताल हिंदुस्तानी संगीत में एक लोकप्रिय ताल है जो भजनों और गीतों में आम है। 3 विभूतियों में इसकी 7 मातृकलाएं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह कौन सी ताल है? तीना धीना अभी तो बता भी किया क्वेश्चन आ गया। चलो कोई बात नहीं, रूपक ताल हो जाएगा। रूपक। अगला पंचम सवारी का तिगुन एक आवर्तन की कितनी मात्राएं के अंतर्गत आएगा? पंचम सवारी का तिगुन। पंचम सवारी कितना मात्रा पता है? 5 मात्रा का पंचम सवारी। बोलता है कि पंचम सवारी का तिगुन मतलब इसका तिगुन एक मात्रा के कितने मात्राओं के अंतर्गत बोलता है? तो भाई एक मात्रा में 5 बार बोलोगे तब ना तो 5 तिया 15 हो जाएगा ना। एक मात्रा में 15 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब फिर 15 हो जाएगा। एक मात्रा में 5 तिया 15, एक मात्रा में 5 तिगुन क्या हो जाएगा? इसका बोल रहा है एक आवर्तन में 15 मात्रा के अंतर्गत आएगा। पंचम सवारी का 5 तिया 15 मात्रा का है तो 5 आ गया। सॉरी इसका आंसर सही हो जाएगा 1। बोलता है कि तिगुन एक आवर्तन की 15 मात्राओं के
अंतर्गत आएगा। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 एक मात्रा के अंतर्गत आ गया ना, एक मात्रा के अंदर तन तिगुन में ले आता 5 या 15 3 मात्रा में खत्म हो जाएगा। अगर इसका बोल क्या है, धी ना धी धी कत धीन धी 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 ना धी धानी धानी तिरकट तिन्ना तिरकिट तुन्ना कत्ता धी धी ना धी ना। तो 15 मात्रा का ताल है, ठीक है। बोलता है कि 2 3 2 3 छंद किस ताल का है? 2 3 2 3। देख भाई, झप ताल का झप ताल का झप ताल का, तीव्रा ताल का तो 7 मात्रा का, इसमें कितना मात्रा हो जाएगा? 3 2 5 3 2 5। 3 ताल तो 16 मात्रा है, कहरवा तो 8 मात्रा का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झप ताल हम लोग का हो जाएगा, बिल्कुल झप ताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धमार ताल कितने मात्राओं की होती है? धमार ताल 14 मात्रा की ताल होती है। धमार ताल कितने मात्रा के? 14 मात्रा के ताल हो। धमार ताल 14 मात्रा, धमार मचा दिया 14 मात्रा में, धमार मचा दिया। याद रखिए, बहाना कोई भी हो पर याद होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी हो सॉल्व होनी चाहिए। तो हमेशा मेरा फोकस रहता है कि सॉल्व होने पर दिमाग कैसे दोहराए, कोई भी बहाना हो लेकिन सॉल्व होना चाहिए, क्वेश्चन पता चले, ठीक है। बोलता है कि धमार ताल जन्म ब्रज भूमि के लोक संगीत से हुआ है। इसका प्रचलन ब्रज के क्षेत्रों में लोक गीत के रूप में बहुत समय से चलता आ रहा है। इस लोकगीत में वारण्य विषय राधा कृष्ण के होरी खेलने का था। ताल धमार में 14 मात्राएं होती है। मेन मूल बात तो यही है। बोलता है कि निम्न बोल क्रम में धमार ताल के बोल क्रम कौन है? धमार ताल की कमर धमार ताल के क्रम कौन है? तू ना कत्ता तीना धीधिना, मतलब कित धा दिना। ये क्वेश्चन हमको, अच्छा ये क्वेश्चन हमको नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हम टिकट करते हैं तीन ना धीधिना के, तो 3 को मारते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। गलत हो जाएगा लगता है हमको, गलत हो गया ना, धा गत तिरकिट, तो आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा धा गत तिरकिट, ये हो जाएगा आंसर 4, धा गत तिरकिट। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी कम आ रहा है बीपीएससी में, और ये जो क्वेश्चन है सारा जो बता रहे हैं हम लोग, ये यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इतना वैल्यूएबल क्वेश्चन लग रहा है। अगर अपने से बना कर दें तो क्या पता चला, आप लोग लगेगा कि किस टाइप का है, नहीं है, मतलब उतना विश्वास नहीं आता हमको खुद भी। तो इसीलिए हम कोशिश की कि जितना भी आप लोग के क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे केवीएस का हो, वो भी हो, एक वैल्यूएबल क्वेश्चन ऐड हो। तो इसीलिए बीपीएससी में इस टाइप का भी टीजीटी पीजीटी में तो नहीं देखे हम लोग। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोलता है कि 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्रा है? 4 आवर्तन मतलब 3 ताल को 4 बार अगर बोलेंगे तो 16 चौके 64। कहाँ गया 64 भाई? ये है आंसर हम लोग का हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। वह क्या 3 ताल में 4 आवर्तन 16 चौके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइम देने का बातें नहीं है। झप ताल की 8वीं मात्रा में कौन सी ताली पड़ती है? झप ताल, झप झपक रहे हैं तो 10 मात्रा का झप ताल, झप के लिए 10 मात्रा का ताल है। तो बोलता है कौन सी ताली? तो हमको लगता है तीसरा, क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं, तो तीसरा होना चाहिए आई थिंक। सही है, बिल्कुल सही है भाई। झप ताल की 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली पड़ती है, जो कि निम्न बोल क्रम से स्पष्ट हो जाता है। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, तो झप ताल हो गया, ठीक है। बोलता है कि जत ताल किस समय शैली में प्रयोग की जाती है? जत ताल ध्रुपद में, ख्याल में, ठुमरी में, धमार में। ध्रुपद में जत ताल ठुमरी में प्रयोग किया जाता है क्या? अच्छा, देखते हैं इसका आंसर क्या। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। जत ताल का प्रयोग ठुमरी गायन के साथ किया जाता है, जबकि ध्रुपद शैली के साथ 4 ताल, सुर ताल आदि, ख्याल शैली के साथ 3 ताल, ख्याल शैली के साथ 3 ताल, झप ताल, तिलवारा ताल, झुमरा ताल आदि एवं धमार शैली के साथ पराया धमार ताल, धमार शैली धमार ताल। अगला क्वेश्चन, ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। ठुमरी गायन शैली में मतलब इनमें से कौन सा अधिक में ठुमरी गायन? ठुमरी में दीपचंदी, क्योंकि ठुमक ठुमक के चलता है, ठुमक ठुमक के। एगो बहुत सा गीत था, बारे बलम फूल गेंदवाना, बहुत अच्छा, पर भूल रहे हम, नहीं याद हमको। चलो, ठुमरी में दीपचंदी का, ठीक है, दीपचंदी बिल्कुल सही है। आराना राग किस थाट का है? आराना राग किस थाट का है? बिलावल का, मारवा का, असावरी का, भैरवी का। बिल्कुल बिलावल का होना चाहिए आई थिंक, असावरी का, सॉरी असावरी का। तो आराना राग किससे? अ से आराना, अ से असावरी, अ से आराना, अ से असावरी, असावरी थाट से। कौन सा? असावरी थाट से। अगला क्वेश्चन, राग तोरी के गायन का समय क्या है? राग
तोड़ी के गायन समय। अच्छा तोड़ी, ये तो थाट जन राग है, तो तोड़ी का पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा। रे कोमल, म तीव्र, ध कोमल, अच्छा गौ कोमल इसमें लगता है, इसमें गौ कोमल लगता है, तो कौन रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, ध कोमल, तोड़ी हो गया। तो बोलता है कि म तीव्र लग रहा है, अर्थात रात्रि के समय होगा, क्योंकि म में ये जो म है, म का बड़ा खेल है गायन समय पर से। जब शुद्ध म होता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि सुबह के समय में होता है, प्रातः काल समय में। लेकिन जब इसमें तीव्र म जब यूज हो जाता है तो प्रायः देखा जाता है, प्रायः ऐसा नहीं कि निश्चित, लेकिन अधिकतर शाम के समय में इसका गायन समय। रात्रि के प्रथम प्रहर, दिन की प्रथम, रात्रि के अंतिम प्रहर, तो इसका समय हम मार देते हैं रात्रि के, क्या मार दें आप लोग कमेंट करिए, तो आप लोग कमेंट लेकिन जरूर कीजिएगा। रात्रि के अंतिम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर मारते हैं हम, रात्रि ने प्रथम प्रहर मारते हैं, रात्रि के प्रथम प्रहर। गलती हो गया, दिन का दूसरा प्रहर होगा, दिन का दूसरा प्रहर होगा इसका। राग तोड़ी अपने कोमल और तीव्र स्वरों द्वारा ऐसा प्रभाव पैदा करता है कि भावना का सागर उमड़ पड़ता है। यह मियाँ की तोड़ी के नाम से प्रचलित है। राग तोड़ी का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है, दिन का दूसरा प्रहर। तो याद रखिएगा, राग तोड़ी का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर। अगला बोलता है मुल्तानी राग की जाति है, मतलब मुल्तानी राग की जाति क्या है। शारव संपूर्ण, औरव शारव, औरव संपूर्ण, शारव संपूर्ण। मुल्तानी आई थिंक औरव संपूर्ण होना चाहिए, हमें जो लगता है औरव संपूर्ण। बिल्कुल सही है, मुल्तानी राग की जाति औरव संपूर्ण, क्योंकि इसके आरोह में रे तथा ध वर्जित तथा अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आरोह में रे तथा ध वर्जित मिलता है। अगला बोलता है कि राग गौर मल्हार किसका है, किस थाट का है। राग गौर मल्हार किस थाट का। आई थिंक ये काफी थाट से होना चाहिए। राग गौर मल्हार काफी थाट से, भिलावल थाट से हो, भिलावल थाट से हो, अरे भूल गए, सॉरी, हमें माफ कर दो सरकार। तो राग गौर मल्हार किस थाट से हो गया, भिलावल थाट से हो गया। राग गौर मल्हार भिलावल थाट से हो गया, क्योंकि कुछ लोग इसे खमाज थाट से मानते हैं, भिलावल जन मानते हैं। दो प्रकार के हैं, एक काफी थाट का, बोले ना, बोले कि नहीं, हमें याद था, क्वेश्चन हम देखे थे कहीं और पढ़े थे हम। दूसरा विलावल थाट, खमाज थाट। राग गौर मल्हार का वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर सरज। अच्छा, गौर मल्हार का वादी म संवादी सा, वादी म संवादी, गौर मल्हार। देख क्वेश्चन करते हुए आराम से, राग वादी हो गया, म संवादी हो गया, सा। इसे गाने का समय वर्षा ऋतु है, ठीक है। राग गौर मल्हार का वादी म संवादी सा, अभी तो था आंसर इसका वादी म संवादी सा होगा। गौर मल्हार थाट मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग खमाज तक कुछ बिलावल जन मानते हैं। इसके दो प्रकार के, एक काफी थाट का, दूसरा बिलावल खमाज। तो ये विवादित क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको, ठीक है। मल्हार वादी स्वर मध्यम तथा संवादी सरज, ठीक है। इसके गाने के समय वर्षा ऋतु, ठीक है। राग मियाँ मल्हार के अवरोहन में वर्जित स्वर। मियाँ मल्हार के अवरोहन में, आरोह में तो ठीक है, लेकिन अवरोहन में तो मियाँ मल्हार, गौर मल्हार था, ये मियाँ मल्हार है, गौर मल्हार। राग मियाँ मल्हार कौन सा इसमें अवरोहन वर्जित है भाई। राग मियाँ मल्हार के अवरोहन में वर्जित है कौन सा, ध ग, कौन सा होना चाहिए इसमें, हमको तो पता नहीं भाई। तो इसका आंसर देख लेते हैं सब आदमी मिलके, आपको पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। क्या आंसर हो जाएगा, ग हो जाएगा। मियाँ मल्हार के अवरोहन में वर्जित स्वर है ग। अगला क्वेश्चन, इनमें से पूर्वी थाट के स्वर कौन से हैं। पूर्वी थाट के, अच्छा थाट पूर्वी, एगो हो गया पूर्वी, एगो तोड़ी। इसमें हमेशा कंफ्यूज हो गया, याद रखिएगा। तोड़ी में ग कोमल भी लग जाता है। पहले देख लीजिए, मारवा थाट को लीजिए, मारवा को पकड़िए, मारवा को पकड़िए। मारवा में क्या है, रे कोमल और म तीव्र, ये दोनों मारवा हो गया। इसी में मारवा में ही अगर आप जोड़ लेते हैं ध कोमल, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वी, ध कोमल। इसी में ध में अगर ग कोमल जोड़ लेते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, ये तोड़ी हो जाएगा। तो इसमें जो है मारवा पूर्वी में रे कोमल, म कोमल, म तीव्र, ध कोमल हो जाएगा। किधर है, रे कोमल सा रे। बोलते पूर्वी थाट के स्वर कौन से हैं,
रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सा रे ग म। रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, ध कोमल। और तीनों लगता है भाई, तीनों लगता है इसमें, तोड़ी हो जाएगा फिर ना। बोलता है किस राग में रे घ ध, बोलता है रे ग ध और म तीव्र लगता है। रे ग ध और म तीव्र लगता है। अच्छा तोड़ी में रे ग ध, अच्छा ठीक है। रे ग ध कोमल, म तीव्र लगता है तो तोड़ी हो जाएगा। तोड़ी में रे ग ध कोमल और म तीव्र लगता है। रे ग ध, हाँ अब समझ में आएगा। तोड़ी में, तोड़ी में, तोड़ी में, ठीक है। रे ग ध म, रे अभी तो बोले थे, यही तो बोले थे जी। रे ग ध और म तीव्र, यही तो सही तो है जी, सही है, सही से। रे ग ध म तीव्र, ठीक है। राग तोरी का वादी संवादी धैवत गंधार है, मतलब वादी हो गया, वादी हो गया ध, संवादी हो गया ग, ठीक है। तोरी गंधार ऋषभ के सहारे अति कोमल उच्चारण है। इस राग के गाने का समय दिन का द्वितीय प्रहर है, अंतिम चरण, मतलब दिन का द्वितीय प्रहर का अंतिम चरण। पानी जरूरी है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है? बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है? घन, तंत्र, सुशीर, अवनद, सुशीर, 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 सुशीर वर्ग का वाद्य है। 4 प्रकार का। घन हो गया जो ठोस वस्तु से ठोस वस्तु टकराया, घन हो गया। तंत्रीय जो तार छेड़ करके बजाया जैसे गिटार हो गया। सुशीर हो गया जो फूंक करके बजाया उसको गिटार हो गया। अवनद हो गया जिस पर तबले की लेप, जैसे तबले पर चमड़े की लेप चढ़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवनद वाद्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन में देखते हैं बांसुरी सुशीर वाद्य का है। फूंक कर या हवा द्वारा बजाई जाने वाली सुशीर वाद्य अंतर्गत आते हैं। शहनाई होगा, हारमोनियम भी हो गया, हारमोनियम भी आपको सुशीर वाद्य हो गया। अगला क्वेश्चन गायन के साथ बजाया जाता है कौन सा? सारंगी, सितार, सारंगी। सारंगी होगा इसका आंसर। वाह जब लगता है सारंगी तो हम सुनते हैं। अगर आपको राग को समझना है, राग को जानना है तो सारंगी या सारंगी हो गया, सितार हो गया, इसको आप लोग YouTube पर सुना कीजिए राग को। जैसे कि राग यमन में हम लोग सारंगी सुनिए, मजा आ जाएगा, सुनिएगा, मजा आएगा। बोला सितार तंत्र वाद्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के वाद्यों में तार लगे होते हैं जिनके कंपन से स्वर की उत्पत्ति होती है। सारंगी में इसके तारों के कमानी से रगड़ कर ऐसे करके बहुत मजेदार, इसे गायन के साथ साथ बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं भात खांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन? अभिनव राग मंजरी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बृहदेशी, मातंग मुनि, संगीत रत्नाकर, शारंग देव, नाट्य शास्त्र, भरत द्वारा लिखा गया, भरत द्वारा, शारंग देव, संगीत रत्नाकर, शारंग देव, ठीक है। बृहदेशी, मातंग मुनि, ठीक है। अभिनव राग मंजरी भात खांडे द्वारा, ठीक है। भात खांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक अभिनव राग मंजरी, जबकि बृहदेशी लेखक मातंग मुनि द्वारा, संगीत रत्नाकर, शारंग देव द्वारा, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। फास्ट में कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नो टाइम वेस्ट। पहला लक्षण शारंग देव द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? शारंग देव द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध, शारंग देव भाई, संगीत रत्नाकर, शारंग देव द्वारा संगीत रत्नाकर, शारंग देव द्वारा संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, शारंग देव, संगीत रत्नाकर। अगला क्वेश्चन होता है शारंग देव द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, लेखक ग्रंथ बृहदेशी, मातंग मुनि, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, अभिनव राग मंजरी भात खांडे। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है भैया, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। अगला क्वेश्चन नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रागात्मक सरगम रूपों और वाद्यों का विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है। वस्तुतः नाट्यशास्त्र एक ग्रंथ है जिसका केंद्रीय विषय नाट्य कला है, लेकिन 6 गो ऐसा इसमें नाट्यशास्त्र में 6 गो ऐसा चैप्टर है, 6 गो ऐसा चैप्टर है, 6 गो अध्याय ऐसा है जिसमें संगीत के विषय में जानकारी मिला है। ठीक है, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है
गीत है, वाद्य है, नृत्य है, ये सभी है। संगीत रत्नाकर के अनुसार ये सभी है। मतलब इसका परिभाषा ये, गायन, वादन तथा नर्तन के समूह को संगीत कहा जाता है। क्या क्या? गायन, वादन तथा नर्तन के समूह को संगीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, संगीत रत्नाकर के लेखक शारंगदेव है। संगीत रत्नाकर के प्राचीन एवं सामाजिक संगीत का विस्तृत वर्णन है। 7 अध्यायों में क्रमशः स्वर, राग, प्रकीर्ण, विषय, प्रबंध, ताल, वाद एवं नृत्य अरे भाई, स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वादाध्याय, नृत्याध्याय, ये 7 गो अध्याय है, इसीलिए इसको सप्ताहाध्याय भी कहा जाता है। ठीक है। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु भाई स्वामी हरिदास थे। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। ये क्वेश्चन पिछला में भी आया था। स्वामी हरिदास की कहानी है कि अकबर को इस तानसेन के हरिदास जी के बारे में बहुत चर्चा सुनते थे तानसेन के मुंह से। अब अकबर भाई, इसका कितना कहानी प्रचलित, बोले तानसेन जी को कि भाई हमको स्वामी हरिदास का गायकी सुनना है। अब स्वामी हरिदास ठहरे स्वाभिमानी, वो कहाँ किसी के दरबार में जाकर के एक कुटिया में, यूपी में रहते थे, बनारस में एक कुटिया में रहते थे। ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कुटिया में रहते थे तो ऐसा कहा गया कि बहुत जब जिद किया गया अकबर के द्वारा, तब तानसेन क्या किए, उसके पास साइड में आकर के और एक कुछ ख्याल गाना शुरू किए, कुछ बंदिश गाना शुरू किए, और वो भी गलत गाना शुरू किए। जब स्वामी हरिदास ने इस बात को सुना तो उसको रहा नहीं गया, उनको डांटा तानसेन को और सही रूप सुनाया। और गलती से क्या किया, अकबर छिप करके पूरा सुन रहा था सब ये बातें। जब ये पूरा बातें सुन रही थी, गलती सुन लिए और सुन करके मोहित हो गए अकबर। जब मोहित हो गए तो वहाँ पर फिर डांटे भी, छुप करके किसी को कला सुनना ये गलत बात है, डांटे भी, बट सुन तो लिए, फिर आए, आशीर्वाद लिए, पूरा अच्छा हुआ। जो भी बात हुआ, ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है स्वामी हरिदास के बारे में। ठीक है। तानसेन के राम तन्नु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। इन्हें अकबर के नवरत्नों में गिना जाता है। तानसेन ने हरिदास के द्वारा वृंदावन में संगीत की शिक्षा ग्रहण की। तानसेन ने मान सिंह की विधवा पत्नी मृगनयनी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। ग्वालियर मध्य प्रदेश। विष्णु दिगंबर पुलुतकर के गुरु बालकृष्ण भुवन इचलकर रंजकर, ये महाराष्ट्रागत है। ठीक है। इसके बारे में एक सेशन था पूरा, देखे थे, महाराष्ट्रागत है ये इचलक रंजकर। वही विष्णु दिगंबर पुलुतकर इनके गुरु जी हैं। ठीक है। तानसेन देखिए हरिदास। अगला क्वेश्चन, विष्णु दिगंबर पुलुतकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक विशिष्ट प्रतिभा रखते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी के सभाओं में सहित विभिन्न पंचों पर राम धुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल। इन्होंने ग्वालियर घराने के में शिक्षा पंडित बालकृष्ण बुआ इचलक रंजकर से मिरज में संगीत की शिक्षा ली। दिसंबर पुलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था एवं मृत्यु 21 अगस्त 1931 अर्थात अगस्त में ही हुआ था। 31 में भारत में यहाँ पर एक मूवमेंट भी चल रहा था इतिहास में। एनी बेसेंट आई थी भारत 21 में। तानसेन का जन्म हुआ था कहाँ पर? तानसेन का पीछा में देखे थे, ग्वालियर में हुआ था। क्या होगा? तानसेन का जन्म रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। उन्होंने अकबर के नवरत्नों में से गिना जाता है। तानसेन ने हरिदास के द्वारा वृंदावन में संगीत की शिक्षा ग्रहण की। वही बात तो हुआ, तानसेन ने ग्वालियर घराने में हुआ। ठीक है। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर का जन्म हुआ था, अभी तो बोले थे, और विष्णु दिगंबर पुलुस्कर का 1872 ईस्वी में और मृत्यु 1931 ईस्वी में। 10 अगस्त को जन्म, 10 अगस्त 1872 ईस्वी में। बिल्कुल 18 अगस्त 1872 ईस्वी में, 18 अगस्त सॉरी 21 अगस्त को मृत्यु हो गई। ठीक है। पद्म विभूषण इसमें से किसे मिला है? इसे किसे मिला है? पद्म भूषण इसमें से किसे मिला है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, फयाज खां। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां को तो भाई जरूर मिला होगा क्योंकि इसे भारत रत्न मिला हुआ है। बिस्मिल्लाह खां साहब, अगर सहनाई की बात है, बिस्मिल्लाह खां साहब का नाम है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 मार्च 1916 ईस्वी को डुमराव बिहार में, अपना बिहारी है भाई साहब, बिहारी जाते हैं तो धूम मचाते हैं, एक बिहारी सब पे भारी है। लेकिन पुरानी कहावत को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत दुख की बात है भाई साहब।
प्लीज़ अभी आप लोग अच्छे काम करिए, हम लोग अच्छे। अभी तो नचनिया गवैये के बारे में देखते हैं, सुपर स्टार आजकल हो जाए, 2 गाना गाता सुपर स्टार, तो उसी में पागल है भाई। इससे आगे उठ कर कुछ अच्छा करे वो हो ही नहीं रहा है सुपर स्टार। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जितना अच्छा तैयारी कर रहे हैं भाई, तैयारी करके अगर संगीत में चले जाइएगा, प्लीज हाथ जो रिक्वेस्ट है कुछ अच्छा करने का कोशिश कीजिएगा ताकि कुछ अच्छा नाम आ पाए, क्योंकि पुराने पूर्वजों को लेकर कब तक हम लोग खेपते रहेंगे। कुछ तो अपनी भी पहचान होनी चाहिए। अभी वर्तमान में हमारी कोई पहचान नहीं है, मतलब उस धरोहर की बात है बहुत सारी है जो वर्क कर रहे हैं, बट अभी पिछुल का नाम खाली हमेशा बकते रहेंगे। तो अभी वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा आजकल तो देख रहे हैं IAS और PSP धीरे धीरे कमने लगा बिहार में। तो पहले नाम ही वो कहते थे बिहार मतलब उत्तरी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा UPSC पे कब्जा है, पर अभी तो धीरे धीरे वो भी कम होते जा रहे हैं। सभी नचनिए के पीछा पागल है भाई, अभी हमारे संस्कार ही करवाते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब गलत सलत गाना वाना हमको बुरा लगता है संगीत के क्षेत्र में, फिर भी इतना बुरा गाना गाते हैं, अच्छा नहीं लगता। संगीत थोड़ी दिखा रहा है, वो एक अंग प्रदर्शन हो गया, किसी और चीज को दिखा रहे हैं। मतलब कुछ कॉपी ऐसा कहता है मिर्चा की तरह लगेगा कि वो संगीत हो गया, ये बहुत गलत बात है। असली संगीत तो वो है जो आप स्वरों को सुन करके, भावों को सुन के, भावनाओं को सुन कर गाए। ये आवाज एक शब्दों को मिर्ची लगाकर किसी को कट्टरतापन से कहिएगा तो वो तो लगेगा ही लगेगा, और लोग चिढ़ाते रहता है, उसी में अच्छा बनता है, उसी को अच्छा मान रहे हैं, गजब हाल है। फिर भी जिसका जैसा सोच उसकी वैसी बात है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग अच्छा करने का, हम लोग मिलकर के अच्छा करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई 10 आदमी हमें 10 ही चाहिए, 50 का भीड़ नहीं चाहिए जो फालतू का क्या कचमच करने वाला हो, पर 10 में ही हो जो सुनने समझने वाला हो, जो सच में ऑडियंस हो सुनने वाला, उसमें अलग ही आनंद आएगा, वो अलग ही मजा आता है। तो कोशिश करिए अच्छा करने का, बाद में कि अच्छा आप भी करिए, अच्छा हम भी करें। तो आई थिंक बुरा करने वाला भी कोई एक शुरू किया होगा तो इतना बुरा तक पहुंच गया, अच्छा करने वाला भी हम लोग शुरू करेंगे तो अच्छा होगा, क्यों नहीं हो। चलिए, इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण एवं वर्ष 2001 में भारत रत्न सम्मानित किया गया, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये तो सबको पता है। बोलता है श्रुति कितने प्रकार होते हैं, श्रुति कितने प्रकार के होता है। श्रुति के 22 प्रकार होते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात है। बोलता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वह छोटे से छोटा नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, वह समझा जा सके, श्रुति कहलाता है। प्राचीन ग्रंथों में श्रुति की परिभाषा श्रुते इति श्रुति दी गई। संस्कृत में श्र का अर्थ होता है सुनना, अर्थात जो कानों को सुनी जा सके, मतलब खुली कानों जो भी सुनाई दे सके वही श्रुति है। श्रुति की संख्या 22 है। इन्हीं से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, जाति कितने प्रकार के होते हैं। जाति कितने प्रकार के, बस 3 प्रकार की जाति होते हैं। देखे ना हम लोग 3 प्रकार की जाति, और अगला शारव, और तीसरा संपूर्ण। तो 3 प्रकार का जाति है, 5 गो, 6 गो और 7 गो। जाति कितने प्रकार के, 3 प्रकार, और अब शार, अब संपूर्ण। ठीक है, देख लिया हम लोग। जिन रागों में सभी 7 स्वर का प्रयोग होता है उसे संपूर्ण कहते हैं। जिन रागों में 6 स्वर प्रयोग होता है उनको हम लोग सारव कहते हैं। जिनमें हम लोग 5 स्वर प्रयोग होता है उनको औरव कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट होते हैं। कितने थाट होते हैं, 10 गो थाट होता है। ये कौन छिपल है, भात खांडे जी इसका भात खांडे इसको प्रचलित किए। भात खांडे जी प्रचलित किए साइंटिफिक प्रूफ के साथ, ताकि एक व्यवस्थित रूप संगीत को मिल सके। लिखने का प्रक्रिया दिए, तो बहुत अच्छा। भात खांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है। चतुर पंडित भी कहा जाता है इसको, चतुर पंडित भी कहा जाता है। मतलब थाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने जाते हैं। एक थाट में कई राग की उत्पत्ति हो सकती है। किसी भी थाट में कम से कम 7 स्वरों का होना आवश्यक है। मतलब 7 स्वर का होना आवश्यक है। कोई भी स्वरों का 2 रूप प्रयोग नहीं हो सकता है, किसी एक के रूप को प्रयोग कर सकते हैं तो भी थाट होगा। तो मान्यता अभी 10 थाटों का है। पुरानी वेंकटमुखी द्वारा 72 थाट या मेल की पद्धति शुरुआत की गई थी, लेकिन वर्तमान में 10 थाट प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, मतलब राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है, राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्जित स्वर। उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्जित स्वर कहते हैं। राग में जिस स्वरों का प्रयोग नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्जित स्वर। अगला क्वेश्चन होते हैं, राग में जिस स्वरों का प्रयोग नहीं होता है उसे वर्जित स्वर कहते हैं, जबकि बहुत उस स्वर को कहते हैं जिसका अधिकतर प्रयोग राग में किया जाता है। जिन स्वरों का रागों में अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है उसे अल्पत्व कहते हैं। जिस रागों में स्वर में देर
कुछ देर तक टिका रहा जाता है, अर्थात न्यास कहते हैं उसे। न्यास स्वर को मतलब न्यास करता है, जिस स्वर पर न्यास करते हैं उसको हम लोग न्यास स्वर कहते हैं। मतलब अधिकतर उस स्वर पर ठहरते जाते हैं, मतलब कहीं से घूम के आए वहां पर ठहर लिया तो न्यास स्वर कहेंगे। ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक थे तबला। क्या बात है? तबला वादक थे। उस्ताद अल्लाह रखा खां कुरैशी, अल्लाह रखा कुरैशी, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय है, एक भारतीय तबला वादक थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वह सितार वादक रविशंकर के लगातार संगतकार थे। तो रविशंकर जी सितार वादक थे और बहुत ही खतरनाक सितार वादक थे। इन्हें 1970 में पद्मश्री व 1982 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। कौन? उस्ताद अल्लाह रखा खां, बहुत अच्छा तबला वादक थे, तवलची बोलते। इनमें से ध्रुपद गायक हैं कौन? अमीरुद्दीन डागर, फयाज खां, मल्लिकार्जुन, बिल्कुल भीमसेन जोशी। डागर नाम सुन के आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ध्रुपद के 4 गो वाणी, डागुर बानी, खंडार हानि, गोबर हारी, नौर हारी, डागुर बानी, खंडार बानी, नौर हारी बानी और गोबर हारी बानी। तो 4 गो बानी हो गया, तो डागुर लगल है इसमें, तो ये हो गया। ठीक है, अगला आंसर यही है, बिल्कुल सही है। सरोद वादक है, मतलब इसमें से कौन से सरोद वादक है? कौन से सरोद वादक है? अमजद अली खां, उस्ताद विलायत खां, अमजद अली खां। शायद इसका आंसर हो जाएगा अमजद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अमजद अली खां। सुनिएगा आप यूट्यूब पर, ये सब फालतू चीजें सुनने से बेहतर होगा कि ये सब सुनते रहिएगा, तो उससे क्या क्वेश्चन भी आ जाएगा और पता चलेगा कि ये है सरोद वादक, ऐसा सरोद होता है। सुनने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक आप लोग सुनते होंगे क्योंकि आप लोग कलाकार है ना, अच्छे मन से हुए। चलिए, अमजद अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जबकि पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खां प्रसिद्ध सितार वादक है। पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत सितार वादक, बिल्कुल सही। संतूर वादक हैं, संतूर उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद हलीम जफर खां, उस्ताद शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक, संतूर कुमार, हलीम अकबर। इसमें तो क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहे हैं हम। रविशंकर कुमार शर्मा क्या? उस्ताद हलीम अकबर जफर साहब क्या? जाफर। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार संतूर वादक, एक संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रख्यात भारतीय संतूर वादक है। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य है। शिव कुमार शर्मा जन्म जम्मू कश्मीर में गायक पंडित उमा दत्ता शर्मा के घर में हुआ था। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्मश्री एवं 1901 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन, सितार वादक हैं कौन है? अरे किधर गए रविशंकर साहब, बहुत खतरनाक सितार वादक है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि स्वरों के कितने भाग होते हैं? स्वरों के कितने भाग होते हैं? स्वरों के कितने भाग होते हैं? स्वरों के कितने? वैसे अगर देखें तो स्वरों के 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एगो शुद्ध, एगो हो गया शुद्ध, एगो हो गया विकृत, एगो हो गया विकृत। और विकृत को 2 में भाग बांट सकते हैं हम लोग, कोमल और दूसरा हो गया तीव्र। एगो हो गया कोमल, एगो तीव्र, तो 2 भाग बांट सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही भी है। वह शब्द जिनका कोई निश्चित रूप हो, जिसका कोमलता या तीव्रता अथवा उतार चढ़ाव आदि का सुनते ही सहज में अनुमान हो सके स्वर कहलाता है। भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं जिनके नाम षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद है। संगीत 2 प्रकार के स्वर भेद होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। बिल्कुल सही है। संगीत में कोमल स्वर कितने हैं भाई? कोमल स्वर कितने हैं? 5 हो गया, कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी, कोमल नी। और कोमल स्वर को नीचे में डंडा देकर डिनोट किया जाता है। संगीत में 5 को विकृत न होगा, 4 को न होगा। वेरी बैड, आई एम सॉरी बाबू हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 को। 5वां तो विकृत देखिए, 4 को लिखे हुए किए हैं लेकिन 5 को लिख दिए, आई एम सॉरी। तो आंसर हो जाएगा इसका 2।
आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। वह संगीत में 4 कोमल स्वर है, कोई स्वर अपने नियत स्थान से थोड़ा नीचे खिसकता है तो वह कोमल स्वर कहलाता है, और ऊपर खिसकता है तो तीव्र स्वर हो जाता है। फिर अपने स्थान पर लौट आने पर ये स्वर शुद्ध कहलाते हैं। इस तरह 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर मिलाकर 12 स्वर तैयार होते हैं। ठीक है, संगीत में तीव्र स्वर है। तीव्र स्वर एक चीज है तीव्र म, जिसको इस तरह से खड़ा ऊपर में टिका दे करके, लकीर दे करके हम लोग करते हैं। इसका आंसर कोई स्वर अपनी नियमित आवाज से ऊंचा जाने पर तीव्र स्वर कहलाता है। रे ग ध नी 4 स्वर अपनी जगह से नीचे हटते हैं तो कोमल स्वर बन जाते हैं। जब इन्हें फिर अपने नियत स्थान पर पहुंचा दिया जाता है तो इन्हें तीव्र या शुद्ध स्वर कहते हैं। किंतु म यानी मध्यम स्वर जब अपने नियत स्थान से हटता है तो वह नीचे नहीं जाता है, विकृत होकर ऊंचा हो जाता है। इनका मध्यम तीव्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन। सप्तक में कुल स्वर है, सप्तक में 7 गो, सप्तक अष्टक में 8 गो। जब तार सप्तक का सा भी प्रयोग हम लोग कर लेते हैं उसको अष्टक कहते हैं, और 7 गो स्वर प्रयोग होता तो सप्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन। 7 स्वरों के सप्तक कहा जाता है, लेकिन ध्वनि ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने जाते हैं। मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद सप्तक के नीचा में जैसे सा बोले तो मंद सप्तक के नीचा में बिंदा लगाया जाता है। रे बोले तो मंद सप्तक के नीचा में बिंदा लगाया जाता है। ग बोले तो अच्छा ये तो कोमरे हो गया तो बिंदा लगाया जाता है। वहीं अगर मध्य सप्तक में कुछ कोनो चीज प्रयोग नहीं किया जाता, मध्य सप्तक बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल रहता है, जैसे सा रे ग। इसीलिए देखते होंगे अधिकतर लोग सारे ग में लिखता है तो उसमें कुछ नहीं लगा तो जो मध्य सप्तक को प्रेजेंट करता है। वहीं तीव्र सप्तक जो तार सप्तक होता है उसके ऊपर में बिंदा दे करके तार सप्तक का डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन। शुद्ध स्वर कितने हैं? शुद्ध स्वर 7 गो हैं। सा रे ग म प ध नि सा। शुद्ध स्वर कितना हो गया? 7 गो हो गए। तो शुद्ध स्वर 7 हैं। जब कोई शब्द अपने नियत स्थान से थोड़ा नीचे खिसकता है तो वह कोमल स्वर कहलाता है, और ऊपर खिसकता है तो तीव्र स्वर कहलाता है। अपने स्थान पर लौट आने पर ये स्वर शुद्ध कहलाते हैं। तो कुल स्वर 7 गो हो गया। सा रे ग म प ध नी। ये कोनो बात है कहने की, संगीत में है तो ये तो होना ही चाहिए। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है दोस्तों वादी स्वर। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर, जैसे राग यमन का वादी, वादी हो गया, ग हो गया, संवादी नी हो गया। तो वादी हो गया सबसे महत्व, उसके बाद संवादी, उसके बाद अनुवादी, उसके बाद विवादी, मतलब प्रयोग जो नहीं होता है। अनुवादी जो कम प्रयोग होता है लेकिन प्रयोग होता है। ठीक है, राग का राजा भी कहा जाता है, राजा की उपाधि। संवादी को मंत्री की उपाधि। बोलते अचल स्वर कितने हैं? सा और प किधर गए भैया? ये सा और प दुइयो स्वर ऐसा है जो बिल्कुल अचल है, ये अपने जगह से हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल अचल है। सा और प बिल्कुल। अगला क्वेश्चन। वह स्वर जो हमेशा शुद्ध होते हैं, विकृत कभी नहीं होते हैं, अचल स्वर कहलाते हैं। सा प दोनों स्वर अचल स्वर है, क्योंकि यह अपने स्थान पर अडिग रहते हैं। ना तो यह कोमल होते हैं ना ही तीव्र होते हैं, सदैव शुद्ध रहता है। अगला क्वेश्चन। 1 ग्राम में मूर्छना होती है। 1 ग्राम में कितनी मूर्छना है? ग्राम यानी घर, ग्राम यानी घर। तो यहां से यहां तक मान लीजिए 1 ग्राम है, तो इस ग्राम को मान लेते हैं हम लोग 3 ग्राम। सरज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ग्राम कितने माना गया? 3 गो। ग्राम कितने माना गया? माना गया, लेकिन प्रयोग में भरतनाट्यम में भी 3 गो, सरज ग्राम और मध्यम ग्राम। गंधार ग्राम को विलुप्त माना गया। ठीक है, इसमें तिवरा, कुमुति, मंदा, छंदो, विद्यावत, रजनी ग्राम का नाम हो गया। ठीक है, 3 गो, सरज ग्राम, दूसरा हो गया मध्यम ग्राम, और तीसरा हो गया गंधार ग्राम। ग्राम 3 गो हो गया। लेकिन इस ग्राम में जिस तरह से सप्तक में 7 गो सुर होते हैं, उसी तरह से 1 ग्राम में 7 गो सुर होते हैं, और उसी सातों को गाने की क्रिया को मूर्छना कहा जाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने? 7 गो मूर्छना। अगला मतलब भिन्न स्वरों को आरंभिक स्वर मानकर गाने से मूर्छना की रचना होती है। ग्राम में 7 सप्त स्वर होते हैं, अतः प्रत्येक ग्राम में
से 7 तथा 3 ग्राम से मूर्छना 21 हो जाता। 7 या 21 को कुल मूर्छना होता। कितना मूर्छना हो जाता है? 21 को। सरद ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधर्व ग्राम। बोलता है संगीत में ग्राम है, वही चीज पूछ रहा है भाई। संगीत में 3 गो ग्राम होते हैं, लेकिन वह प्रचलित कितना है? 2 गो। तो देखते हैं आंसर क्या होता है? 3 गो। बिल्कुल सही। भिन्न स्वरों में आरंभिक स्वरों को मान करने से मूर्छना की रचना होती है। ग्राम में 7 स्वर होता है, वही चीज चिपका दिया, फिर 21 होता है। सरल, मध्यम, ठीक है। लय कितने प्रकार के होते हैं? लय 3 प्रकार के होते हैं। द्रुत, मध्यम, द्रुत मतलब तेज, विलंबित। लय 3 प्रकार के होते हैं। विलंबित नंबर 2 हो गया। मध्यम नंबर 2, मध्यम नंबर 3 हो गया। तीव्र नंबर 3 हो गया तीव्र। बिल्कुल सही। मध्य और द्रुत। जब लय साधारण से अधिक तेज होता है, नॉर्मल से अधिक तेज, ऐसा हम मान लो आपसे बात कर रहे हैं तो ये मध्यम लय में बात कर रहे हैं। अगर आराम से बात करेंगे तो देखो, संगीत में समान गति का चाल को मध्यम, समान गति से बात करें और स्पीड भी करें। संगीत में समान गति से माप करने को लय कहते हैं। साधारण तौर पर लय के 3 प्रकार होते हैं, पता है कि विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। तो ये स्पीड हो गया। तो कनी, कौम, बिचला और सबसे हायर, 3, ठीक है। 3 गोटे। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही? बोलता आरा 4 ताल में कितना मात्रा होता है? 14 मात्रा। सही है। आरा 4 ताल में 16 मात्रा होती है। गलत है। आरा 4 ताल में 10 मात्रा होता है। गलत है। तो गलत, इनमें से कोई नहीं। आरा 4 ताल 14 मात्रा, 4 ताल में 12 मात्रा, आरा 4 ताल 14 मात्रा का, इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 विभाग होता है, 7 दूनी 14, 2 मात्रा का विभाग होता है। अगला बोलते झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग का होना चाहिए 3। 10 मात्रा का होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। झूम बराबर 14 मात्रा का, ये 14, सॉरी, झुमरा ताल 14 मात्रा का है। झुमरा ताल प्रयोग अक्सर विलंबित, अति विलंबित, धीमा लय किया जाता है। इसमें 3 तालियां होती है। बिल्कुल सही है। बोलता है कि सूल ताल और चाल ताल किस गाय की? सूल ताल और चाल ताल की ध्रुपद गाय की, ध्रुपद गायकी के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। बिल्कुल सही है। सूल ताल, चाल ताल ध्रुपद गायकी के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाने के समय कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है। अगला क्वेश्चन बोलता है सुलफक्ता ताल में मात्राएं होती है, 10 मात्रा होता है। सुलफक्ता ताल में 10 मात्राएं होते हैं। बिल्कुल सही है। ताल में प्रमुख स्थान है। वास्तव में ताल ही संगीत का प्राण है और सुलफक्ता ताल में मात्राओं की संख्या 10 है। ताल के 10 प्राण है, वो भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन, एक ताल में कितनी विभाग होते हैं? एक ताल में 6 विभाग होता है, क्योंकि 12 मात्रा का ताल है। 12 मात्रा का ताल है तो 6 विभाग होता है इसका। कितने विभाग? 6 विभाग होता है। एक ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक ताल है, मुख्यतः तबले पर बजाया जाता है। एक ताल में 12 मात्रा, 6 खंड होता है, ठीक है। बिल्कुल मतलब पंचम सवारी कितने मात्रा का ताल है? पंचम सवारी, जब ये पंचम बात आ गया है तो पकड़ लीजिएगा पंचम को, 15 मात्रा। हम लोग बोलता है कि पंचम सवारी ताल एक प्रकार का मशहूर ताल है। इसका वादन अधिक होता है। इस ताल को कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है। यह ताल 15 मात्रा की होती है। इसके 4 विभाग होते हैं। बोलता है पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तन में कितनी मात्राएं होते हैं? 5, 15 तिया 45। तो सिंपल सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45। जब 15 मात्रा का ताल होता है, इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 से हो जाएगा। 3 से गुना 15 तिया 45 हो गया। बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गज झंपा ताल कितनी मात्रा है? गज झंपा मतलब कुछ झांपने की बात कर रहे हैं भाई साहब, क्या कुछ झांपने की बात कर रहे हैं? तो कितना? 15 मात्रा का। पंचम जब आ जाए, गज झंपा जब कुछ झांपने की बात करें तो 15 मात्रा का हो जाएगा, ठीक है। गज झंपा ताल 15 मात्रा का, 4 विभाग होता है। 1, 5, 13, 9 पर खाली होता है। इसका बोल देखिए, धा धिन नक तक, धा धिन नक तक, 3 नक तक, तिट कत गदि गन। गज झंपा ताल हो गया। बोलता है महामहोपाध्याय उपाधि
किसे मिली थी? महामहोपाध्याय की उपाधि विष्णु दिगंबर पुष्कर को मिला था। महामहोपाध्याय की उपाधि विष्णु दिगंबर पुष्कर को मिला था। अगला क्वेश्चन, विष्णु दिगंबर पुष्कर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दिन में तो देखिए महान उपाधि, ठीक है, सम्मानित किया गया था। कौन? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लोकप्रिय बनाया इसको महामहोपाध्याय, ठीक है। गांधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में पहले हुआ था, 1901 में लाहौर में हुआ था। उसके बाद फिर 1919 में ले आया बम्बई में, तो और विष्णु नारायण भातखंडे जी ने भी स्थापित किया था लाहौर में। अगला क्वेश्चन, गांधर्व, ठीक है, 5 मई 1921, 5 मई 19 विष्णु दिगंबर पुष्कर, भातखंडे बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब कर्मिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? नाम, कर्मिक पुस्तक मालिका के लेखक है भातखंडे जी हो गए। कर्मिक पुस्तक मालिका भातखंडे जी, कर्मिक पुस्तक मालिका भातखंडे। पंडित मातंग विरदेशी हो गया। भरत नाट्य, बिल्कुल देखिए लेते। वाग्यकार, वाग्यकार वह है जो गीत रचना करे, स्वर रचना करे, निपुणता से गा सके, ये सभी हो। इन सभी के गुण जिसमें हो इसको हम लोग अति में क्या बोलते हैं? भरत नाट्य शास्त्र में शारंग देव द्वारा रचना, उसको हम लोग वाग्यकार कहे, उसमें वाग्यकार कहा गया शारंग देव द्वारा, ठीक है। अगला, भारतीय संगीत की वर्तमान में कौन सी स्वरलिपि पद्धति सबसे लोकप्रिय है? तो दो गो ऐसे प्रचलित है, एगो भातखंडे स्वरलिपि, एगो विष्णु दिगंबर पुष्कर पद्धति। विष्णु दिगंबर पद्धति और भातखंडे पद्धति, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित है भातखंडे पद्धति, ठीक है। अभी वर्तमान हम लोग भी देखते भास्करणी, दो पद्धति हो गया, तो केवल 2 संगीत पद्धति है, विष्णु दिगंबर पद्धति है, भातखंडे पद्धति। भातखंडे पद्धति वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बोलता है कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से हैं? भीमसेन जोशी किराने या कैराने घराने से हैं। भीमसेन जोशी किराने या कैराने घराने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे। वह किराना घराने से थे। वे किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खां के बहुत प्रभावित, अब्दुल करीम खां से बहुत प्रभावित थे। भारत सरकार ने इन्हें कला के क्षेत्र में 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनके बाद इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। बोलते इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? मियां सोरे टप्पा को नया रूप दिया, ये तो बिल्कुल सही है। आलाप के द्वारा राग के रूप को प्रचलित, ये सही है। श्रुति बिल्कुल गलत है भैया। राग वाचक स्वरों को तालबद्ध करके गाने को सरगम गीत कहते, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम लोग का श्रुति कितना हो गया? श्रुति 22 गो हो गया, इसलिए नंबर 3 गलत है। इसका सही आंसर, ठीक है, ठीक है। मियां सोरी नया रूप दिया है। तीन गलत है ना? ठीक तो है, ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है। और तबला किसकी देन है? तबला किसकी? अमीर खुसरो, तानसेन, तो बिल्कुल अमीर खुसरो का। बोलता है ऐसा बोला थे, पखावज को 2 रूप में काट करके, बीच से काट करके, इस तरह से पखावज होता है ना, पखावज हो गया। तो पखावज को दूर, क्योंकि इधर बड़ा होता है और इधर छोटा होता है, इधर छोटा होता है, तो इस चीज को 2 रूप में काट के इसको तबला बना दिया, डुग्गी बना, ठीक है। बोला 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि और संगीत उस्ताद अमीर खुसरो ने पखावज को, देखिए वही टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। अगला, जो गायन तबला तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं? निबद्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निबद्ध कहते हैं। बोलता है अनिबद्ध गान उसे कहते हैं जब कोई रचना स्वरों में बंधी हो किंतु ताल में ना हो, जब किसी राग में किसी स्वर का महत्व कम दिखाकर राग विस्तार में उनका प्रयोग कभी कमी के साथ किया जाता है तो उससे अल्प कहते हैं। बहुत जो 2 प्रकार के होता है, अलंघन और अभ्यास, अलंगर और अभ्यास। तालबद्ध रचना को निबद्ध गान कहते हैं, ठीक है। तो भैया हो 85 को कुल क्वेश्चन था इसमें, जो पूरा हो गया। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन करके मजा आया होगा। आई थिंक मजा आया होगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा, जो आपको लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। आपको अगर मन करेगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन हमें बार बार चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि
अभी जो सीरीज चल रहा है डे 1 करके, आपको पूरा जाते रहो और इतना अच्छा वैल्यूएबल क्वेश्चन आपको मिलता रहे। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो दोस्तों तक पहुंचाने को, वैसे आप पहुंचाए ना पहुंचाना आपका कर्म है, आपका अपना है तो उसको पहुंचा दीजिए, नहीं तो फिर आपका कर्म है, आपका ईमान है, ठीक है। और बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।